हेलो जी एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। भाई क्या हाल है जी आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? है ना, मौज मस्ती के साथ ही पढ़ा करो, तभी पढ़ाई का असली मजा आता है। हमें देखो जी, मौज मस्ती करते करते अपन पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पे। आज इसका ऐसा तगड़ा वाला रिवीजन करने वाले हैं कि जिसने पढ़ा है उसका तो बल्ले बल्ले, और जिसने नहीं पढ़ा उसकी भी चकदे फटे हो जाने वाली है। तो डोंट वरी, चिल मार के बैठो, आपका ये चैप्टर पूरा तैयार करवा दूंगा आज, तो टेंशन लेने का नहीं, ठीक है? तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टॉपिक्स अपन को जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, क्योंकि हम सीधे टॉपिक पे कूद पड़ते हैं। पहला टॉपिक अपना नेचुरल वेजिटेशन। टाइम बहुत कम है और बहुत सारा सिलेबस कवर करना है, मैं जानता हूं आपकी परेशानी को, तो आ गया हूं। चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी फास्ट अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। चलो शुरू करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? सबसे पहले तो नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू द प्लांट लाइफ ऑफ अ रीजन विच ग्रोन नेचुरली। तो क्या होता है नेचुरल वेजिटेशन? सबसे पहले वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधों का उगना, समझ में आया? नेचुरल मतलब अपने आप, हिंदी में समझ लो, अब आ जाएगा समझ में। इसका मतलब होता है प्लांट लाइफ किसी जगह की जो अपने आप उग जाती है, विच ग्रो नेचुरली। शाबाश। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब भाई किसी जगह पे कितने ज़्यादा प्लांट हैं, कितने कम प्लांट हैं, ये डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस पे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं। पहला, नेचुरल वेजिटेशन इज क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। अभी मैं बताऊंगा वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, बट अभी हम पहले बात कर रहे हैं कि नेचुरल वेजिटेशन किन किन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहली होती है टाइप की फॉरेस्ट, विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। फॉरेस्ट क्या होते हैं? जहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं, वो फॉरेस्ट कहलाता है। जहाँ पे मतलब नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो होता है फॉरेस्ट। अब यहाँ एक फॉरेस्ट होने के लिए अच्छा टेम्परेचर, सही रेनफॉल और सही न्यूट्रिशन, सही ज़मीन, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तब एक सही अमाउंट में फॉरेस्ट बन पाता है। फिर आते हैं ग्रासलैंड, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। ऐसी जगह जहाँ पे मॉडरेट रेन होती है, मतलब साल में हो जाती है एक आध महीने बस, तो वहाँ पे होते हैं ग्रासलैंड। वहाँ पे आप ज़्यादा ऊंची ऊंची नहीं देखोगे, बस आपको अगर कोई इंसान इतना लंबा है तो आप इतने इतने ही बस सारी घास देखोगे, पूरी पूरी खेत जो होते हैं ना जितने लंबे, ऐसा होता है, वो होते हैं ग्रासलैंड। फिर आते हैं श्रब्स, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। और ये श्रब्स क्या होते हैं? छोटे छोटे प्लांट होते हैं जिनमें कांटे वाटे होते हैं ना, ऐसे सूखे सूखे प्लांट। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर हम बात करें कि नेचुरल वेजिटेशन का चेंज होने का मेन रीजन क्या है, तो वो है और कुछ नहीं, क्लाइमेटिक कंडीशन। दिमाग में बिठा लो और खुद सोच के देखो भाई, किसी जगह पे कैसे पेड़ हैं, किसी जगह पे कैसे पेड़ हैं, डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि कहीं पे कैसा मौसम है और कहीं पे कैसा मौसम है क्या ना? चलो अब बात करते हैं एक एक करके फॉरेस्ट की। तो फॉरेस्ट सबसे पहले अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट होते हैं। पहली तरीके का पढ़ना है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखो, तुमसे कोई फॉरेस्ट की डेफिनेशन नहीं पूछने वाला। बड़ी बड़ी वीडियोस तुम यूट्यूब पे देखोगे, मैं कुछ खराब नहीं बोल रहा, वो अपने आप में बहुत अच्छी वीडियोस है और बहुत क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ा रहे हैं, राइट? बट पॉइंट ये है कि अगर सिंपल सी बात है, तुम 7th क्लास में इतने समझदार हो कि तुम्हें पता है फॉरेस्ट क्या है, कोई तुम्हें इनकी डेफिनेशन एक एक घंटे तक समझा रहा है, तो आई डोंट थिंक उसका कोई यूज़ है, राइट? आपको जितना इंपॉर्टेंट है अभी आप वो पढ़ो। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है कि कितने तरह के फॉरेस्ट होते हैं, और यही सारी चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक। तो जो हमारे अर्थ में जो इक्वेटर है, जो 2 ट्रॉपिक हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों रीजन के, इन तीनों रीजन के पास ही ये वाले प्लांट मिलते हैं। क्यों मिलते हैं बताओ, क्यों मिलते हैं? शाबाश, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी तरीके से सनलाइट आती है ना? अगर आप बता पाए इट्स वेल एंड गुड, नहीं बता पाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो समझ में आ गया ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छी धूप यहीं आ रही होती है, पोल्स पे धूप थोड़ी आती है, वहाँ ठंडा रहता है, तो इसीलिए पेड़ों को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। नाउ दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। मिल गया आंसर? As there is no particular dry season, the trees do not shed their leaves altogether, thus they are called evergreen. अब क्योंकि कोई सूखा वाला सीजन आता ही नहीं है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि सारे पेड़ों ने एक साथ ही अपने जो लीव्स हैं वो झड़ गए, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है एवरग्रीन, क्योंकि ये मतलब साल भर ग्रीन रहता है ये फॉरेस्ट। कॉमन ट्रीज कौन से होते हैं? हार्डवुड ट्रीज, रोजवुड, इबनी और महागनी, ये आपको नाम पता होने चाहिए। अगले आते हैं ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। डेसीडियस क्या होते हैं अब वो देखते हैं। दीज आर मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। अब अपने देश की बात आ गई तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि हमारे देश में ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट होते हैं।
ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। आपने देखा है कि हमारे इंडिया में आप जब भी देखोगे तो ट्रीज का एक वो होता है कि एक सीजन आता है जिसमें सारे ट्रीज के पत्ते गिर जाते हैं, है ना, सारे पत्ते गिर जाते हैं, और उसके बाद एक सीजन के बाद स्प्रिंग आता है और सारे पत्ते फिर से खिल जाते हैं। तो ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं ना, जहाँ पे पत्ते झड़ते हैं, फिर नया सीजन आता है, फिर नए पत्ते आते हैं, ये वाले ट्री क्या या ये वाले फॉरेस्ट कहलाते हैं ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। ठीक है, इनके कॉमन ट्रीज क्या है? हार्डवुड ट्री, साल, टीक, नीम, शीशम, ये वही सारे ट्रीज हैं जो हमें अपने आसपास देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसीलिए ये है ट्रॉपिकल डेसीडियस। एनिमल्स, टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी, ये सब भी इन्हीं जगह पे पाए जाते हैं। हार्डवुड ट्री की बात करें तो ये क्यों यूजफुल है, इसके ऊपर क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इसीलिए यहाँ पे अलग से दे रखा है। यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। तो ये जितने भी ऐसी चीज़ें हैं ना, क्योंकि हार्ड लकड़ी चाहिए होती है, तो इसीलिए हार्डवुड ट्री का जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज़ है वहाँ पे हार्डवुड ट्री यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हमने पहला कौन सा पढ़ा? हमने पहला पढ़ा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। दूसरा हमने क्या पढ़ा? ट्रॉपिकल डेसीडियस। तीसरा हम क्या पढ़ रहे हैं? तीसरा पढ़ेंगे अब हम टेम्परेट एवरग्रीन। तो देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। These forests are located in the mid-latitudinal coastal region। क्या मतलब? अगर ये अपना अर्थ है और ये मिड लैटिट्यूड है ना, तो इसके पास जो कोस्टल रीजन है, कोस्ट क्या होता है? सी के पास, उस रीजन में ये वाले फॉरेस्ट मिलते हैं। कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। एग्जाम्पल इन साउथ ईस्ट एशिया, यूएसए, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील। तो ये सारे ही जितने कॉन्टिनेंट के किनारे हैं ना, सी के साथ जुड़े वाले जितने भी वो हैं, उन सब में ये पाए जाते हैं। कॉमन ट्रीज इनके कौन से होते हैं? हार्ड और सॉफ्ट वुड ट्रीज दोनों होते हैं, जैसे कि ओक, पाइन, यूकलिप्टस, ये सारे ट्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं टेम्परेट डेसीडियस। अब मैं आपको क्यों बार बार पीछे जा रहा था, ये पैटर्न समझाने के लिए। पहला था ट्रॉपिकल टी और आपका एवरग्रीन ई, ठीक है। फिर कौन सा है? ट्रॉपिकल डेसीडियस, टी डी। तीसरा कौन सा आया था? तीसरा था आपका टेम्परेट, टी ई और एवरग्रीन, टेड। और चौथा कौन सा आ गया? टी ई डी। अब आया समझ में कैसे ये पैटर्न आपको याद रखना है? टी ई, टी डी, टी ई और टी ई डी। ओके, चलो अब डेसीडियस भी पढ़ लेते हैं। दीज आर प्रेजेंट एट हायर ऑल्टीट्यूड। ये सारे वो होते हैं जो आपको पहाड़ों में मिलते हैं। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिले जो पढ़ लो, एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। ये जगह मिलते हैं। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, शेड लीव कर देते हैं। ओक, ऐश, बीच एक्सेट्रा ये नाम है। और यहाँ पे कॉमन जानवर कौन से हैं? बर्फ में जो भी जानवर याद आए वो बोल दो। डियर, आपको देखना है, रेन एकदम होता है, ठंडा ठंडा डियर दिखते हैं बर्फ में, उनके जो हॉर्न्स होते हैं उनमें बर्फ जम जाती है, पिक्चरों वगैरह में दिखाते हैं। सेंटा क्लॉज जिस पे घूमता है ना, फॉक्सेस, वुल्व्स, ये सब मिलते हैं यहीं पे। बर्ड्स लाइक फिजेंट्स, मोनल्स एंड आर ऑल्सो फाउंड हियर, ये भी याद रखना। तो इतने हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के बारे में। दीज आर प्रेजेंट एट वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो मेडिटेरेनियन रीजन ही वो होता है जहाँ जो कौन सा होता है? वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन। कॉन्टिनेंट जितने भी हैं हमारे, उनका साउथ वेस्ट मार्जिन। जैसे अपना कौन सा साउथ हो गया? ये साउथ हो गया, ठीक है, ये अपना वेस्ट हो गया। तो साउथ वेस्ट मार्जिन इधर हो गई, तो इनकी इधर वाली जो मार्जिन है उनके आसपास जो मिलते हैं वो होता है मेडिटेरेनियन रीजन। इट इज फाउंड मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, अफ्रीका, एशिया, विच गिव इन इट्स नेम, जिसकी वजह से ये नाम पड़ता है। देखो, जब भी ये आंसर लिख रहे हो ना, और कुछ याद रहे ना रहे, ये 3 नाम याद रखना, क्योंकि यही 3 नाम हैं जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास हैं, ठीक है। चलो, it is also found outside the actual Mediterranean region in California in USA, Southwest Africa, Southwestern South America and Southwest Australia। इन सारी जगह भी मिलता है। These are found in the areas of hot dry summers and mild rainy winter। ये कौन से पेड़ हैं जो कि हॉट ड्राई समर्स में मिलते हैं और माइल्ड रेनी विंटर, ऐसी हल्की विंटर, बहुत ज़्यादा विंटर्स में नहीं दिखेंगे आपको ये वाले पेड़। कौन से? नॉर्मल सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज का फ्रूट, फिग, ऑलिव्स और ग्रेप्स, ये जो होते हैं ना, ये आपको नॉर्मली बहुत कम सीजन में दिखते हैं। देयर इजंट मच वाइल्ड लाइफ हियर, ज़्यादा कोई वाइल्ड लाइफ नहीं होती। फिर आते हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट। ये प्रॉपरली वो वाले फॉरेस्ट हैं जो आपको कहाँ मिलेंगे? दीज ट्री आर फाउंड इन हायर लैटिट्यूड। हायर लैटिट्यूड मतलब एकदम बर्फ़ में। आप देखो, क्रिसमस वाला जो भी ट्री याद करो,
ये वही वाले हैं, कोनीफेरस से ही नाम समझ लो, कोन होगी इसमें, नदर्न हेमिस्फीयर के पास। इन्हें टायागा भी कहते हैं, ठीक है, टाइगा जो बोल दो, है ना। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर ऑल्टीट्यूड्स, यानी कि ठंड बर्फीली जगह में। कॉमन ट्रीज चिर, पाइन, सिडार। और कॉमन एनिमल्स कौन से हैं? सिल्वर फॉक्स, मिंक और पोलर बेयर। ये एकदम बर्फ जो वाइट वो होती है ना वहाँ पे। ट्रीज यहाँ के टॉल होते हैं, सॉफ्ट वुड होता है और एवरग्रीन रहते हैं। कोई सीजन नहीं आता भाई, पूरे साल जब बर्फ पड़ती है तो पूरे साल ट्रीज रहते हैं। The woods of these trees are very useful for making pulp, which is used for a manufacturing paper and newsprint. तो हमारा जो पेपर बनता है वो इसी लकड़ी से बनता है। मैच बॉक्स एंड पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड, ठीक है। अब अगला आता है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड कौन सा मैंने आपको बताया था, जहाँ पे बहुत कम ज़्यादा ऊंचे पेड़ नहीं होते। तो अलग अलग तरह के ये भी होते हैं। तो पहला आता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल मतलब दीज अकर ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक। तो देखो, ये अगर इक्वेटर लाइन है और ये अपना अर्थ है, ये अपना ट्रॉपिक, दोनों हो गए, तो यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इतने ही रीजन में ये मिलते हैं, इससे ऊपर नहीं मिलते। वाई? अगेन क्योंकि इसी टेम्परेचर में आपको धूप मिलती है, इसी एरिया में आपको धूप मिलती है और रेन मिलती है, सब कुछ इधर ही मिलता है। इससे ऊपर तो ठंडा हो जाता है। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, बहुत ऊंची ऊंची घास हो जाती है, 3 से 4 मीटर तक की हाइट हो जाती है घास की। एग्जाम्पल सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में आपने सुना होगा ना सवाना, वहाँ पे शेर और लायन, इस टाइप की चीज़ें, एलिफेंट, जीब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स, ये सब मिलते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल, दिमाग में पिक्चर बिठाओ। आपको डिस्कवरी याद है? कभी आपने देखा हो, गलती से भी डिस्कवरी देखा हो, तो उसमें दिखाते थे एलिफेंट्स घूम रहे हैं, जेब्रा घूम रहे हैं, तो जो घूम रहे हैं ना वहाँ पे हल्की हल्की घास होती थी। तो ये वही जगह है, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स की। दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडिनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब आप इक्वेटर के थोड़े पास आ रहे हो, इक्वेटर के पास मिलता है ग्रास। यहाँ की कैसी होती है? शॉर्ट और न्यूट्रिशियस ग्रास होती है, जो जानवर खाते हैं खूब। कॉमन एनिमल कौन से हो गए? वाइल्ड बफेलोज, बाइसन सांप होता है, और एंटीलोप्स। नहीं सॉरी, एक मिनट, बाइसन सांप नहीं होता। बाइसन तो कैसा होता है? सांड जैसा होता है, एकदम अलग सा, ठीक है। तो बाइसन अलग जानवर होता है, सांप नहीं होता। एंटीलोप भी वैसा ही होता है, आपका डियर जैसा थोड़ा। थॉर्नी बुशेस की बात करते हैं। थॉर्नी बुश कौन से? जिसमें कांटे कूटे होते हैं, एकदम छोटे छोटे। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन विच आर लोकेटेड ऑन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो भाई वेस्टर्न मार्जिन में जहाँ आपकी तगड़ी धूप पड़ती है, डेजर्ट होते हैं, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, वहाँ पे कैक्टस वगैरह जो मिलते हैं ना, ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। द वेजिटेशन कवर इज स्कैर्स बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉचिंग हीट। स्कॉचिंग हीट मतलब बहुत तगड़ी हीट, स्कैंटी रेन मतलब बहुत कम रेन। इन दोनों ही वजह से क्या होता है? बहुत ही कम पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। अगला आता है पोलर रीजन। ये वो जगह होती है जो एक्सट्रीमली कोल्ड होती है, हद से ज़्यादा वाली। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड। बहुत ही कम नेचुरल वेजिटेशन होती है यहाँ पे। ओनली मॉसेस, लाइचेंस, वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हेयर विच ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। तो एक शॉर्ट समर का टाइम जो आता है वहाँ पे ये मॉसेस, लाइचेंस, बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं, ये एकदम हाथ के बराबर हमारे ये उगते हैं। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, और इसे ही क्या कहा जाता है? टुंड्रा वेजिटेशन, जो कि पोलर रीजन में समर टाइम में बेचारे थोड़े बहुत प्लांट्स निकलते हैं ना, इन्हें कहते हैं टुंड्रा, याद रखना। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। इन 3 जगह पे ये मिलती है पोलर एरियाज में, बट ये याद रखना। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। अब इतनी ठंड है तो यहाँ के जो जानवर होते हैं ना, उनकी अडेप्टेशन ऐसी होती है, उनके जो फर है बहुत मोटा होता है, तो कि वो आराम से रह सकें। एनिमल कौन से? सील, वॉलरसेस, मस्क ऑक्सन, आर्टिक आउल, पोलर बेयर एंड स्नो फॉक्स। अब आप बोलोगे पोलर बेयर तो और भी जगह मिलता है, बट ये जो यहाँ के जो पोलर बेयर है ना, वो ऐसे होते हैं, उनका फर इतना मोटा होता है, इतना फूटा होता है, आदमी घुस जाए उसके अंदर, इतना मोटा। तभी तो इतनी ठंड में वो जिंदा रह पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो लो जी, इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया मात्र 15 मिनट से भी कम में समाप्त। और आपको बताओ क्या चाहिए अब आपको? अगर आपको 100% कॉन्फिडेंस चाहिए ना कि आप फोड़ के आओ एग्जाम में, इसके बाद आपको बस जाना है डिस्क्रिप्शन में, या फिर यहीं आपके सामने लिंक आ रहा होगा, क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देख लो। और भाई मैं पक्का बता रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, 100% तैयार है। 20 मिनट के अंदर तुम्हारा पूरा चैप्टर तैयार हो गया। एक ये वीडियो, एक क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो, एक वन शॉट, एक क्वेश्चन आंसर्स एंड चैप्टर फिनिश, है ना। तो बस इतना सा करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए।
अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। मज़ा आता है यार कमेंट पढ़ के, तुम्हारे ओपिनियन सुन के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।